प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ क्लिक करें। आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहाँ क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 9 अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग पदार्थ जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है उसी के आगे और भी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थ क्या होते हैं यह आपको पता है, लेकिन यहाँ वर्ड लिखा है शुद्ध। तो शुद्धता से मतलब जो हम लोगों ने अपने आम जीवन में अभी तक सीखा है वह यह है कि कोई भी पदार्थ जब उसमें मिलावट नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको शुद्ध बोलते हैं। जैसे यदि मैं शुद्ध दूध का बात करूं तो आपको लगेगा कि उसमें पानी का मिलावट नहीं किया गया है। यदि हम लोग किसी पदार्थ की शुद्धता को देखते हैं तो ये अलग तरीके से हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन रसायन के भाषा में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दो अलग अलग चीज हैं। तो रसायन के भाषा में शुद्ध पदार्थ क्या होता है, उसका क्या गुण होता है, यही सब चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा था चैप्टर 1 में, और हम लोग ने पदार्थ के वर्गीकरण को भी पढ़ा है। मतलब पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है वह भी हम लोगों ने देखा था। पदार्थ की जो अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ी थी। तो पदार्थ को हम लोग भौतिक के रूप से यहाँ 3 प्रकार से बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जब पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग रसायन के दृष्टिकोण से करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को 2 चीज पढ़ना होता है। तो पदार्थ को यदि हम लोग रसायन के दृष्टिकोण से वर्गीकृत करें तो पदार्थ को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला हो गया शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या हो गया, मिश्रण। अब हम लोग इसको यदि आगे की ओर वर्गीकृत करें तो शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक के रूप में हम लोग बांट सकते हैं, जबकि मिश्रण को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में हम लोग बांट सकते हैं। और इसके बाद भी तत्व को यदि हम लोग आगे विभाजित करें तो अलग अलग तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके बुक में तत्व को जो आगे वर्गीकृत किया गया है उसमें धातु, अधातु और उपधातु के रूप में किया गया है। तो इस वीडियो को लगभग हम लोग 4 वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ाऊंगा। दूसरे वीडियो में हम लोग मिश्रण के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोगों को कैसे मिश्रण में से उसके अवयवों को अलग किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है, यह पढ़ना है। तो उसको भी 2 वीडियो बना के मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो एक एक करके अब हम लोग इसको देखते हैं। तो पदार्थ क्या होता है यह आपने पढ़ लिया, और भौतिक मतलब इसको भौतिक रूप से हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये क्या होते हैं यह भी आपने पढ़ लिया। तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे और मिश्रण किसे कहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ में मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है तत्व और यौगिक, और मिश्रण में हम लोगों को पढ़ना है समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो इसको, इस चार्ट को भी आपको क्या कर लेना है, एकदम याद कर लेना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तत्व की, तो कुल मिला के आप यह समझ लीजिए कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वह कहीं ना कहीं इन तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं। ये मैं एक बात आपको बता रहा हूं जो कि आपको हमेशा याद रखना होगा। अब यहाँ यदि हम लोग तत्व का बात करें तो तत्व का यदि हम लोग परिभाषा देखें तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व कैसे पदार्थ होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि सरल पदार्थ में उनको बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि वे शुद्धतम रूप ही होते हैं। तो उनको आप आगे बंटवारा कैसे कर सकते हैं। तो तत्व को हम लोग किसी भी भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा पृथक्करण इसका नहीं कर सकते हैं, और उसको सरल पदार्थ में विभक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने सोना देखा है, चांदी देखा है, लोहा देखा है, ये सब क्या है, ये सब तत्व हैं। तो जो सोना है, मान लीजिए कि आपके पास सोने का कोई इस प्रकार का गहना है,
तो आप देखें कि यह जो सोना है वह सिर्फ और सिर्फ सोना से ही बना है, उसमें और कुछ भी चीज नहीं मिला हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह क्या है, सोना जो हो गया वह क्या हो गया, तत्व हो गया। इसी प्रकार से चांदी की बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, तो चांदी भी क्या हो गया, वह एक तत्व हो गया। इस यानी कि वह जो पदार्थ है वह सिर्फ और सिर्फ चांदी से ही मिलकर बना हुआ है। और आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, जैसे कि सोना के लिए हम लोग Au इसका एक सिंबल यूज करते हैं, चांदी के लिए Ag यूज करते हैं, लोहा के लिए Fe यूज करते हैं। तो ये सारे सिंबल हैं जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सारा जो दिख रहा है आपको, कोई भी पदार्थ, तो इसको आगे कोई भी रासायनिक विधि द्वारा या फिर कोई भी भौतिक विधि द्वारा आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वही चीज आगे मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका तत्व। तो तत्व को और अच्छे से समझने के लिए आपको यौगिक के बारे में समझना होगा। तो यौगिक कैसे पदार्थ होते हैं अब मैं वो बता रहा हूं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो किस चीज का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, उसका 2 परमाणु मिलेगा और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल का निर्माण करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे आप, तो यहां पर ये एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। निश्चित अनुपात, जब भी जल होगा तो उसमें हाइड्रोजन का 2 अनुपात रहेगा और ऑक्सीजन का 1 अनुपात रहेगा बाय मास। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जल बोलेंगे। तो यहां हाइड्रोजन नामक क्या हो गया, तत्व हो गया। ऑक्सीजन नामक क्या हो गया, तत्व हो गया। वह एक निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं तो किस चीज का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कितने तत्व हो गए, 2 तत्व हो गए। अब मैंने बोला 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं, जैसे कि H2SO4। तो ये हो गया आपका एक, ये एसिड है। तो यहाँ पर 3 तत्व हो गए, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये 3 तत्वों से मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो जब 2 तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो यौगिक का निर्माण करेंगे। 2 से अधिक तत्व भी एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो यौगिक का निर्माण करेंगे। लेकिन यौगिक में यह बात आपको ध्यान देना है कि इनको कोई भी भौतिक विधि द्वारा इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ रासायनिक विधि द्वारा या विद्युत रासायनिक विधि द्वारा यदि चाहें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जल है, तो जल में से H2O क्या है, जल है। तो जल को जब विद्युत रासायनिक विधि द्वारा उसको गुजारा जाएगा तो आपको हाइड्रोजन अलग मिल जाएगा और ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग अलग आपको मिल रहा है। मतलब इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक विधि द्वारा यौगिक में से तत्वों को अलग किया जा सकता है। तो अब मैं बता रहा हूं यहां पर कि जो तत्व होते हैं उनकी संख्या कितनी है। ये जो तत्व होते हैं 118 तत्व होते हैं और इन्हीं तत्वों से मिलकर यौगिक का निर्माण होगा। और तत्व और यौगिक जब किसी भी अनुपात में मिलेंगे तो किस चीज का निर्माण करेंगे, मिश्रण का निर्माण करेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये जो यौगिक है वह किससे बना है, तत्व से बना है। और जो मिश्रण है वह किससे बनेगा, यौगिक और तत्व दोनों को मिलने से बनेगा, या फिर सिर्फ तत्व या फिर सिर्फ यौगिक के मिलने से बनेगा। इस प्रकार दुनिया की सारी चीजें किस चीज से मिलकर बनी है, तो तत्व से ही मिलकर बनी है। तो जैसे कि उदाहरण में, अब मिश्रण किसे कहते हैं थोड़ा सा मैं बता दूं। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक
अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, मतलब उनमें कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है, तब वे किस चीज का निर्माण करते हैं? वे मिश्रण का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हवा, हवा क्या है? मिश्रण है। तो हवा में आप देख सकते हैं क्या है? हवा में ऑक्सीजन है, फिर क्या है? नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप देख सकते हैं कि हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर हवा में H2O भी मौजूद है, हवा में जल के कण भी मौजूद है जलवाष्प के रूप में। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर उपस्थित है और ये हवा क्या हो गया? एक मिश्रण हो गया। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? तत्व हो गया। नाइट्रोजन क्या हो गया? तत्व हो गया। CO2 क्या हो गया? एक यौगिक हो गया। H2O क्या हो गया? एक यौगिक हो गया। तो जब तत्व और यौगिक किसी भी अनुपात में मिले, या कोई फिक्स अनुपात नहीं है कि इतना ही ऑक्सीजन होना चाहिए, इतना ही नाइट्रोजन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कहीं ज़्यादा हो सकता है तो कहीं कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जब अनिश्चित अनुपात में मिले होंगे तो फिर मिश्रण का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ सीखना है वह है यहाँ पर परिभाषा। तो परिभाषा मैंने तीनों आपको सिखा दिया। तो परिभाषा का यदि बात करें तो जो तत्व है उसका सबसे पहला जो उस वर्ड को यूज किया था वो थे रॉबर्ट बॉयल, जो कि 1661 में उन्होंने तत्व को उपयोग में लाया था, तत्व वर्ड को उपयोग में लाया था। इसके बाद लवाइजिए थे जो कि तत्व को उन्होंने परिभाषित किया था। तब मैं अलग अलग तत्व, यौगिक और मिश्रण को परिभाषित करके आपको बता दे रहा हूं। तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। यौगिक की परिभाषा में लिख सकते हैं आप कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं और इनके अवयवों को किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, जबकि कुछ रासायनिक और विद्युत रासायनिक विधि द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है। इसके बाद यदि हम लोग मिश्रण का बात करें तो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक कोई भी आपस में मिलता है, किस रूप में? किसी भी अनुपात में मिलता है तो मिश्रण का निर्माण करता है। तो मिश्रण के बारे में और डिटेल में हम लोग आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मिश्रण को दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक क्या होता है? विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में समान संघटन होता है और विसमांगी मिश्रण में असमान संघटन होता है। तो थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करता हूँ, उसके बाद हम लोग तत्व पे आएंगे। तो जैसे कि आपने पानी लिया है, पानी क्या हो गया? H2O हो गया। और आपने इसमें चीनी लिया है, चीनी लिया है C12H22O11, ये हो गया मान लीजिए कि चीनी। तो ये दोनों क्या हो गया? यौगिक। तो इसको किसी भी अनुपात में आप यहाँ पर मिला देंगे तो ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया। फिर आप जब इसको घोलेंगे तो चीनी और पानी एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे तो वहां पर समान संघटन हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो समान संघटन वाला है, जिसमें एक दूसरे से दो यहाँ पर पदार्थ आपस में घुल मिल जाते हैं, तो उस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। अब यहाँ पर आप क्या लेंगे? एक गिलास पानी लेंगे और उसमें बालू डाल देंगे और फिर उसको घोलेंगे तो क्या बालू और पानी एक दूसरे से मिलेगा? तो इसका उत्तर है नहीं। तो इस प्रकार का जब असमान संघटन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। तो ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया, इसको नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने तत्व बता दिया और यौगिक भी बता दिया, तो हम लोग तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्व को फिर से हम लोग यहाँ तीन भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला क्या हो गया? धातु, दूसरा हो गया अधातु और तीसरा क्या हो गया? उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट। तो इन्हीं के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया तत्वों को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो अब धातु किसे कहते हैं? तो धातु में कुछ गुणों को हम लोगों को देखना है। तो जैसे कि धातु क्या होते हैं? आघात वर्धी होते हैं। अब एक एक का मीनिंग भी मैं बताते चल रहा हूं।
तो आघात वर्ध्य का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए ये धातु है, तो मैं इस पे यदि लोहे से मान लीजिए हथौड़े से आघात करूं तो इसको पतला हम लोग पत्थर बना सकते हैं, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्य। इसके बाद धातु जो होते हैं उनमें प्रतिध्वनि होती है, जैसे कि धातु को आवाज करेंगे तो टन टन इस टाइप का कुछ ध्वनि निकलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये तन्य है, मतलब मान लीजिए ये धातु है तो यदि खींच के इसको मैं तार बनाना चाहूँ तो इससे तार भी बन सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता। धातु बेसिकली क्या होते हैं, चमकीले होते हैं और ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब धातु से होकर ताप भी चल सकता है, मतलब भी गर्मी हीट चल सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने मोमबत्ती जला दिया और यहाँ पर लोहे का एक रॉड ले लिया और फिर इसको मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ ताप चलते हुए आएगा और हमारे हाथों को भी गर्मी महसूस होगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं ताप का सुचालक। लेकिन यदि हम लोगों ने लकड़ी ले लिया तो यहाँ से यहाँ ताप का मूवमेंट नहीं होगा और उसे हम लोग बोलेंगे ताप का कुचालक। तो इस प्रकार से जो धातुएं होती हैं वो ताप की सुचालक होती हैं और विद्युत का भी वो क्या होता है, सुचालक होता है। तो जैसे कि मैंने बताया लगभग 108 तत्व हैं, उसमें से लगभग 100 से ज़्यादा क्या है, धातुएं हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Ag, Au, Cu, Fe, K, Ca, Na ये सब सिंबल जो मैंने लिखा है ये सब धातुओं के उदाहरण हैं। तो अब यहाँ पर उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, तो Ag, Au, Cu, Fe, K, Na, Ca ये सब क्या है, धातु के उदाहरण हैं। और जब मैंने बताया आपको कि 108 तत्व हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, धातुएं ही हैं। तो यहाँ पर ये धातु के उदाहरण हो गए। यदि अधातु को हम लोग देखें तो जो धातु का गुण होता है उससे जस्ट उल्टा किसका गुण होता है, अधातु का। तो अधातु जो होते हैं वो आघात वर्ध्य नहीं होते हैं और तन्य भी नहीं होते हैं, उनमें प्रतिध्वनि नहीं निकलती है, वो नॉर्मली चमकीले भी नहीं होते हैं, ताप और विद्युत के वो कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, कुचालक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे कि अधातु के उदाहरण में आप कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब उदाहरण यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यदि हम लोग बात करें उपधातु की, उपधातु को इंग्लिश में मेटलॉइड कहेंगे, तो ये धातु और अधातु के बीच का गुण रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए बोरोन है, सिलिकॉन है, ये सब क्या है, उपधातु के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप धातु, अधातु और उपधातु ये सब किस चीज़ के क्लासिफिकेशन हुए, तत्व के क्लासिफिकेशन हुए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और यौगिक के बारे में डिटेल। तो अब यहाँ यौगिक के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को यही देखना है कि क्या यहाँ पर जो चीज़ हमारा बन रहा है वो यौगिक है या फिर मिश्रण है। तो कुछ करना नहीं है आपको, इस प्रकार के एक वेसल में आपको आयरन का बुरादा लेना है और सल्फर लेना है, इस प्रकार से आपको लेना है। और यहाँ पर एक और आपको इस प्रकार से बर्तन में इसको लेके इसको क्या कर देना, बहुत गर्म कर देना, एकदम लाल तप्त कर देना है, ये करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आयरन और सल्फर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हाथ से मिक्स कर देंगे या किसी स्पैटुला से इसको क्या कर देंगे, सिर्फ मिक्स कर देंगे। जबकि यहाँ पर इसको हम लोग बहुत तेज हीट करते हैं और इसको लाल तप्त करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि पहले में आयरन और सल्फर है, दूसरे में आयरन और सल्फर है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो इन दोनों में यह अंतर है कि यहाँ पर यह जो है ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे, जबकि यहाँ पर यह जो है यह क्या है, यौगिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयरन और सल्फाइड इन दोनों को जब हम लोगों ने ऊपर नीचे मिक्स किया है तो एक दूसरे से एकदम रिएक्शन इन्होंने किया है और कोई भी यहाँ पर यौगिक का निर्माण नहीं हुआ है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है, कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक मिश्रण है। जब इसको हम लोग बहुत अच्छे से गर्म करते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड का निर्माण होता है और फिर ये क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, या फिर बोले इन दोनों के बीच में आबंध बनता है और इनसे क्या बनता है, यौगिक का निर्माण होता है। इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे और इसमें भी अम्ल डालेंगे। तो यहाँ पर जो ये तत्व होता है वह क्या करेगा, वह उससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा, जबकि यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपको मिलेगा। तो यही पहचान है कि यह जो है एक यौगिक बन चुका है, जबकि ये क्या है, एक मिश्रण है। तो इस प्रकार से
तत्व जब आपस में मिलते हैं, एक खास अनुपात में मिलते हैं, तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इनको मिलना जरूरी है, इनके बीच में आबंध का बनना जरूरी है, जो कि आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ रखा हुआ है, इनके बीच में कोई आबंध नहीं बना हुआ है। इस कारण से इन्हें हम लोग क्या मानेंगे, मिश्रण ही मानेंगे, जबकि यह क्या हो गया, एक यौगिक बन गया। इस प्रकार से आपको आगे का जो चैप्टर होगा उसमें बहुत सारे यौगिक को बनाना सीखना होगा, उसका गुणधर्म को सीखना होगा, और साथ में ये भी सीखना होगा उसके बीच में कैसे आबंध बनता है, और साथ ही साथ आपको उसको बनाना भी सीखना होगा, उसका फॉर्मूला याद करना सीखना होगा, उसका नाम याद करना सीखना होगा। बहुत सारी चीज़ आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है। और अब हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों या फिर यौगिकों के मिश्रण को, या फिर यौगिक जब आपस में अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण करते हैं। और मिश्रण के बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि पानी में यदि चीनी मिलाया जाए तो वह भी क्या हो गया, एक मिश्रण का उदाहरण हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो हम लोगों का हवा है, वायु है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, मिश्रण के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि बालू में आप चीनी को मिलाते हैं तो वह भी एक मिश्रण हो जाता है, या फिर पानी में आप बालू को मिलाते हैं तब भी वह एक मिश्रण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप पानी में दूध को मिलाते हैं, या पानी में इंक को मिलाते हैं, स्याही को मिलाते हैं, तब भी वह क्या हो जाता है, एक मिश्रण हो जाता है। और ठीक इसी तरीके से यदि आप पानी में आटा को मिलाते हैं तो भी यह क्या हो जाता है, एक मिश्रण हो जाता है। यानी कि मिश्रण के बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। तो इन मिश्रणों को हम लोग अब दो भागों में बांटते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होंगे जिसमें जिन दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि हम लोग पानी में चीनी को मिलाते हैं या नमक को मिलाते हैं, वह एक दूसरे से घुल मिल जाता है, तो इस प्रकार से वह कैसा मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण। जबकि मान लीजिए कि पानी में आप मिट्टी को मिलाते हैं फिर उनको घुलाते हैं, तो क्या वो घुल मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो इसका उत्तर है नहीं। तो उस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, विसमांगी मिश्रण। ठीक इसी प्रकार से पानी में यदि आप नींबू को निचोड़ेंगे तो वह नींबू और पानी पूरा एक दूसरे से घुल मिल जाएगा और उसका संगठन पूरा तरीका से एक दूसरे से मिल जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। तो यहाँ पर मैंने दो चीज बताया आपको, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या हो गया, समान संगठन हो गया, और विसमांगी मिश्रण में समान संगठन नहीं हुआ। अब इसी के आधार पर मिश्रण को कुछ और तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अब मिश्रण में हम लोग सबसे पहला देखेंगे विलयन को, फिर कोलाइड, और तीसरा क्या है, निलंबन। तो ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो विलयन, कोलाइड और निलंबन किस प्रकार के मिश्रण है, इनको समझने के लिए हम लोगों को एक प्रयोग करना होगा, और उस प्रयोग में हम लोग क्या लेंगे, एक एक गिलास पानी लेंगे, और पहले गिलास में हम लोग 1 चम्मच नमक या चीनी डालेंगे, या फिर हम लोग यहां पर कॉपर सल्फेट भी डाल सकते हैं। इसमें क्या डाल सकते हैं, कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल को डाल सकते हैं। तो ये हो गया पानी, सब यह क्या है, पानी है। और पानी में पहले में हम लोगों ने क्या डाला, नमक डाला या चीनी डाला या फिर कॉपर सल्फेट को डाला यहां पर। दूसरे में हम लोग दूध को डालेंगे, या फिर यहां पर हम लोग क्या डालेंगे, इंक को यानी कि स्याही को डालेंगे। और तीसरे में हम लोग आटा को डालेंगे, या फिर यहां पर धूल डालेंगे। तो आपने देखा हम लोगों का 3 मिश्रण यहां पर तैयार हो गया। तो तीनों मिश्रण को अब हम लोग अलग अलग नाम से पुकारेंगे। जैसे कि जो पहला मिश्रण है, इसमें नमक और पानी एक दूसरे से पूरा घुल मिल जाता है, और यह जो मिश्रण है इसे हम लोग बोलेंगे विलयन। इसका नाम क्या पड़ा, विलयन। जबकि लास्ट वाला को हम लोग देखें तो जो आटा है या धूल है वह पानी में क्या पूरा तरीके से घुल मिल जाता है या फिर निलंबित होता है। निलंबित मतलब उसमें लटका हुआ रहता है। जैसे इस प्रकार से आपका ये इस प्रकार से निलंबित कहने का मतलब ये ऊपर से नीचे तक इस प्रकार से रहेगा। मतलब यदि आप
आटा उसमें डाल देंगे और उसको चम्मच से हिलाएंगे तो वो इस प्रकार से उसमें निलंबित होगा। निलंबित मतलब वो लटका हुआ सब तरफ रहेगा। तो ये दो आपने समझा। तो पहले में वो पूरा तरीका से घुल मिल जाता है और इसका स्पेशल नाम क्या पड़ा, विलयन। और दूसरे में आप देख सकते हैं यहां पर ये पूरा तरीका से घुलता मिलता नहीं है बल्कि ये कण उसमें निलंबित होते हैं और इसका स्पेशल नाम क्या पड़ा है, निलंबन। तो इस प्रकार का मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, निलंबन। और इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं विलयन। तो ये दोनों तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये कैसा मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण हो गया, पूरा तरीका से घुल मिल जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। जबकि यहां पर तो वो विषमांगी मिश्रण है, इसमें कोई आपको चिंता की बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये कैसा मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण। लेकिन अब तीसरे प्रकार के मिश्रण की बात करेंगे। पानी में हम लोगों ने क्या मिलाया है, पानी में हम लोगों ने दूध या स्याही की कुछ बूंदें डाली हैं। तो आप देखेंगे कि पूरा दूध भी इसमें घुल मिल जाता है या फिर यदि स्याही डालेंगे तो वह भी पूरा घुल मिल जाता है। तो ये जो मिश्रण है ये समांगी होगा या विषमांगी होगा। तो इसका उत्तर यह है कि यह देखने में तो समांगी लगता है क्योंकि अब पानी में दूध डाल रहे हैं तो वो पूरा घुल मिल जाएगा, तो देखने में तो वो समांगी लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। और इसका स्पेशल नाम क्या हो गया, कोलाइड। इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड। तो अब आपने समझा, पहला क्या हो गया, विलयन, दूसरा क्या हो गया, कोलाइड, और तीसरा क्या हो गया, निलंबन। अब यदि हम लोग कणों को यहां पर देखें तो पानी में जब नमक को घोल दिया गया तो क्या उसके जो कण हैं यानी कि नमक के कण हैं और पानी के कण है उसको अलग अलग क्या आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। यहां पर इसको आंखों से हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं, यानी कि कण एक दूसरे से बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं तो ये कण आंखों से आपको नहीं दिखेंगे। इसका मतलब है कि इसका जो कणों का साइज है वह बहुत कम होता है और बोलेंगे कि इसके जो कणों का साइज है वह 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नैनोमीटर। जिस प्रकार से 10⁻⁻⁶ को माइक्रोमीटर हम लोग बोलते हैं, उस तरीके से 10⁻⁹ मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। तो यह हो गया आपका कि इसको हम लोग इसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि निलंबन में यहाँ पर जो कणों का साइज है वह 100 नैनोमीटर से ज़्यादा हो सकता है। तो आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, जैसे पानी में आपने धूल कण को डाला तो आप आसानी से धूल कण को देख सकते हैं वहाँ पर। यानी यहाँ पर इसका साइज क्या हो गया, कणों का साइज 100 nm से ज़्यादा हो गया। जबकि यदि मैं बात करूं कोलाइड की तो मैंने आपको बताया कि कोलाइड देखने में कैसा लगता है, देखने में वह समांगी लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वह विसमांगी होता है। इसका मतलब यहाँ भी कणों को आप देख नहीं सकते हैं और ये लगभग 1 से 100 नैनोमीटर तक का उसका साइज होता है। तो यदि कभी आपको एग्जाम में आ जाए कि विलयन, कोलाइड और निलंबन में अंतर लिखें तो इस प्रकार से आप अंतर को लिख सकते हैं। या कभी आपको आ जाए कि विलयन के गुणों को लिखें, कोलाइड के गुणों को लिखें, तो भी आप इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि पानी है और धूल है और उसके कणों को आप फिल्टर पेपर से इस प्रकार से इसको क्या करना चाहते हैं, छानना चाहते हैं, छन्ना पत्र से छानना चाहते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये फिल्टर पेपर से छनेगा या नहीं छनेगा, तो इसका उत्तर है हाँ, छन जाएगा। मतलब अलग अलग होगा या नहीं होगा, तो इसका उत्तर है हाँ, अलग अलग हो जाएगा। इसका जो धूल कण है वह अलग हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका मतलब है कि छन्ना पत्र के द्वारा इसमें से इसके जो पार्टिकल है उसको अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें यहाँ पर नमक और पानी का, तो क्या उसको छन्ना पत्र से अलग कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। इसमें हम लोग छानने विधि द्वारा इसके अवयवों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी कोलाइड में भी छानने विधि द्वारा इसके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन छानने विधि द्वारा यहाँ पर हम लोग जो निलंबन है उसके अवयवों को अलग कर सकते हैं, उसके पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। तो ये आपने 3 डिफरेंस देख लिया। चौथा डिफरेंस मैं बता रहा हूं, यदि कुछ देर तक
आपके घर में मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 4 चम्मच चीनी डाला और नींबू कुछ डाला, तो ये शरबत तैयार हो गया। और इसको आप कुछ देर रख देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, तो क्या चीनी अलग हो जाता है, नींबू अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, या फिर बोलें कि चीनी क्या नीचे जमा हुआ आपको मिलेगा? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? तो नहीं मिलेगा। ये जो चीनी है इसमें पूरी तरीके से घुल मिल गया होता है, और 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद भी आपको चीनी नीचे जमा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम लोग ये वाला जो हम लोगों ने प्रयोग किया कि यहाँ धूल है और पानी है, उसके मिश्रण को यदि हम लोग 4 घंटे छोड़ दें तो धूल नीचे की ओर जम जाएगा और पानी ऊपर की ओर आ जाएगा। तो इससे हम लोग एक अंतर बना सकते हैं। वह अंतर यह होगा कि जो विलयन है उसको कुछ देर छोड़ देने पर उसका जो कण जो उसमें घुला हुआ है वह नीचे तलहटी में नहीं बैठता है, जबकि कोलाइड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निलंबन है उसमें वह जो कण है वह नीचे की ओर तलहटी में बैठ जाएगा, जबकि कोलाइड में भी वह वहां पर नहीं बैठता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे और भी कुछ बात, जैसे कि निलंबन का एक परिभाषा जो कि आपको एकदम याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो निलंबन का परिभाषा तो आपको याद रखना होगा। तो यदि निलंबन का परिभाषा पूछा जाए तो हम लोग बोलें कि निलंबन क्या एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। तो अब आप बोलें कि विलेय कण कहाँ से आया, तो अब इसको मैं आपको अब समझा रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर। तो अब देखिए, अब यदि हम लोग शरबत बना रहे हैं तो शरबत, ये कोलाइड के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक नॉर्मल पढ़ा रहा हूं आपको। यदि हम लोग शरबत बना रहे हैं तो इसमें पानी होगा प्लस क्या होगा, चीनी, और दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, शरबत। तो यहां पर पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलायक। चीनी को क्या बोलेंगे हम लोग, विलेय, और शरबत को क्या बोलेंगे, विलयन। अब आपने समझा कि जो घुल जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं विलेय, जो घुलाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक, और दोनों के मिलने से क्या बनता है, जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन। इसका मतलब विलयन यहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा वह विलायक और विलेय के मिलने से क्या बनेगा, विलयन बनता है। विलायक जो घुलाता है, विलेय जो घुलता है, और उन दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है, विलयन बनता है। तो यही बात यहां भी लिखा हुआ है। यहां पानी क्या हो गया, पानी हो गया विलायक, और ये जो धूल क्या हो गया, वह विलेय हो गया, लेकिन वो उसमें घुलता मिलता नहीं है बल्कि निलंबित होता है, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिर निलंबन बोलते हैं। तो निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने विलयन में पढ़ा कि विलायक प्लस विलेय, उससे क्या बनता है, विलयन बनता है। तो यहां पर कोलाइड में भी, कोलाइड जो बन रहा है वह इस प्रकार से बन रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपका विलयन है उसमें विलायक है और विलेय है। विलायक क्या है, जो उसको घुला रहा है। तो यहां पर कोलाइड में विलायक की जगह जो स्पेशल हम लोग वर्ड यूज करते हैं वह है परिक्षेपण माध्यम, और विलेय के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वह है परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो बनता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोलाइड। तो इस प्रकार से ये विलायक के लिए हो गया, विलेय के लिए हो गया विलेय, ये हो गया विलायक के लिए, और ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, कोलाइड बन रहा है। तो ये आपको यहां पर याद रखना होगा कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, कोलाइड का निर्माण होता है। तो यहां पर यदि परिक्षिप्त प्रावस्था को हम लोग देखें तो ये क्या हो गया, दूध या स्याही, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, पानी, और इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, कोलाइड का निर्माण हो रहा है। इतना पॉइंट्स आप लोगों को याद होगा। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, वह है प्रकाश का मार्ग दिखना या नहीं दिखना, यह क्या होता है। तो यहां पर हम लोगों ने अब 3
तो अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म पढ़ना होता है, वह है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो जब कोलाइड के कण उससे गुजरने वाले प्रकाश को फैला देते हैं तो प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको एक प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक विलयन लेना है और इस विलयन में क्या है? इस विलयन में चीनी प्लस पानी है और यहाँ पर दूध प्लस पानी है। तो क्या आप बता सकते हैं चीनी प्लस पानी यदि मिलाया जाए तो ये क्या बना है? यह बना है विलयन। और जब दूध और पानी को मिलाया जाए तो ये क्या बन गया? ये बन गया कोलाइड। तो यदि अब हम यहाँ पर टॉर्च लेंगे और टॉर्च से प्रकाश जो निकलेगा उसको यहाँ पर पास कराएंगे तो आप देखेंगे जो टॉर्च का प्रकाश यहाँ से गुजर रहा है वह यहाँ पर प्रकाश यहाँ पर दिखता नहीं है, वह इससे पूरी के पूरी तरीके से क्या हो जाता है? गुजर जाता है। जबकि ये जो कोलाइड है उसमें ये जो मार्ग है ये वाला आपको प्रकाश यहाँ पर इसमें दिखेगा इस टाइप से। यहाँ देख सकते हैं ये पीला पीला आपको दिखेगा लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। मतलब ये जो प्रकाश है वह पूरे तरीका से जो विलयन है उसमें पास हो जाता है, उससे आर पार हो जाता है। जबकि कोलाइड में इसका प्रकाश का मार्ग दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कभी कभी आपने घरों में देखा होगा कि ऊपर एक छेद है तो उस तरीके से यदि प्रकाश आ रहा है तो ये पूरा यहाँ पर ये प्रकाश दिखता है। या फिर कहीं प्रोजेक्टर चल रहा है आपने देखा होगा तो उसमें इस प्रकार से ये प्रकाश यहाँ पर आपको दिखता है, प्रकाश का मार्ग आपको दिखता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या है? जब कोलाइड के कण उससे गुजरने वाले प्रकाश को फैला देते हैं। तो यह कैसे होता है? तो ये जो कोलाइड का कण है उससे गुजरने वाले प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश के कण को छितर बितर कर देता है, फैला देता है, जिससे कि वह प्रकाश फिर हमारे आंखों तक पहुंचता है और उसका जो मार्ग है वह दिखना शुरू हो जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यह कोलाइड का एक विशेष गुण हो गया कि यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है, जबकि हम लोग विलयन में लिख सकते हैं कि यह टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। अब यहाँ जो हम लोग को नेक्स्ट चीज पढ़ना वह है विलयन की सांद्रता। तो विलयन, कोलाइड और निलंबन मैंने आपको पढ़ा दिया। अब विलयन के बारे में कुछ और चीज पढ़ना जिसे हम लोग बोलेंगे विलयन की सांद्रता। तो आप विलयन की सांद्रता को इस प्रकार से समझें। सांद्रता इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक गिलास पानी है और उसमें आपने बहुत थोड़ा सा यानी कि 2 चुटकी नमक डाला है, एकदम थोड़ा सा नमक इसमें डाला है। और यहां पर एक गिलास पानी है, इसमें आपने 50 चम्मच चीनी डाला है। तो दोनों में आप अब इसको ध्यान से समझिए। तो यहां जो पहला एक गिलास पानी है और 2 चुटकी जब नमक हम लोगों ने डाला है तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर पानी का सांद्रता अधिक है और नमक का या चीनी का सांद्रता क्या है? कम है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सांद्रता मतलब मैं क्या बता रहा हूं? कंसंट्रेशन। तो यहां पर जो पहला पानी चीनी का घोल बना वहां पर पानी का सांद्रता क्या हो गया? बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा पानी था और नमक या चीनी बहुत कम था उसमें। लेकिन दूसरा ग्लास के बारे में देखें तो वहां 50 चम्मच चीनी डाला हुआ है और पानी वहां 1 गिलास है। तो बोलेंगे कि यहाँ पानी का सांद्रता कम है और चीनी का सांद्रता क्या है? यहाँ पर ज्यादा है। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि सांद्रता का मतलब मैं क्या बता रहा हूं। सांद्रता मतलब विलेय या विलायक कौन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सांद्रता या फिर कंसंट्रेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सांद्रता को समझ लिया होगा। तो यदि आपने अब सांद्रता को समझ लिया तो अब 3 टर्म्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, घुलनशीलता, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो अब फिर से मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी ले रहा हूं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1 चम्मच चीनी को डाल देंगे। तो जैसे ही आप 1 चम्मच चीनी को डालेंगे और इसको घुलाएंगे तो यह पूर्ण रूप से घुल जाएगा। तो यहां पर 1 चम्मच चीनी डालने पर यह पानी में क्या हो गया? पूर्ण रूप से घुल गया। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या 1 और चम्मच यहां चीनी डाला जाए तो वो क्या घुल जाएगा? तो आपका उत्तर होगा हाँ, ये घुल जाएगा। तो ऐसा विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन, जिसमें विलेय डालते जाओ और वह घुलते जाए।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। मतलब इस प्रकार के विलयन में और घुलाने की क्षमता है, मतलब वह और चीनी को घुला सकता है या फिर विलेय को घुला सकता है, तब इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। मतलब इसमें घुलाने की क्षमता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। तो चलो हम लोग इसमें चीनी और डालते हैं, और डाल रहे हैं चीनी, घुलाएंगे और डालेंगे, घुलाएंगे और डालेंगे, घुलाएंगे। तो एक स्थिति ऐसा हो जाएगा जब यहां जितना चीनी था उतना ही को घुला पा रहा है, अब उससे ज्यादा चीनी को नहीं घुला पा रहा है। तो यहां पर ये जो विलायक है, मान लीजिए 50 चम्मच चीनी को घुला सकता है, उससे ज्यादा चीनी को अब ये घुलाने की क्षमता इसमें नहीं है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं घुलनशीलता। मतलब कोई विलायक जितना विलेय को बस घुला ले, उसके बाद ना घुला सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हम लोग बोलते हैं घुलनशीलता। उसके बाद वह और चीनी डालिएगा तो क्या होगा, वह चीनी बैठना शुरू हो जाएगा। अब यहां यदि हम लोग 55 चम्मच चीनी 51 चम्मच चीनी डालेंगे तो यह चीनी उसमें नहीं घुलेगा, वो बैठना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग 1 चम्मच और डालेंगे तो वो भी बैठना शुरू होगा, अब 1 चम्मच और डालेंगे तो वो भी बैठना शुरू होगा। मतलब अब उसमें चीनी घुलाने की क्षमता नहीं है। और जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। मतलब उसमें और चीनी घुलाने की जब क्षमता खत्म हो गया तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अब संतृप्त विलयन। तो ये तीनों टर्म आपने समझ लिया। पहला क्या हो गया कि यदि उसमें घुलाने की क्षमता बाकी है और घुला सकता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त। जितना वो घुलाने का क्षमता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, घुलनशीलता। और अब वो नहीं घुला पाएगा, जितना घुलाना था वो घुला लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। इस तरीके से आप इन तीनों टर्म्स को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद जैसे मैंने विलयन की सांद्रता आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि चीनी या नमक को हम लोग पानी में घोल रहे थे तो चीनी का सांद्रता और पानी का सांद्रता जो मैंने पहले सिखाया उसे ही हम लोग यहाँ पर इस टर्म में देखेंगे। तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलायक क्या हो गया, मान लीजिए पानी हो गया, तो विलायक की मात्रा में कितना विलेय पदार्थ, कितना चीनी घुला हुआ है, विलेय घुला हुआ है, उसके सांद्रता को, उसके मात्रा को यदि हम लोग निकालते हैं तो सही हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता। कि किसी विलायक में कितना विलेय की मात्रा घुली हुई है उसको हम लोग निकालेंगे तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता को अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन एक मैंने लिख रखा है। तो ऊपर में लिखेंगे विलेय की मात्रा बटा नीचे क्या लिखेंगे, विलयन की मात्रा। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। इस प्रकार से भी इसको निकाला जाता है। तो क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो यहाँ अलग अलग तरीके से सांद्रता को निकालना आप सीखेंगे। यहाँ पर क्लास 10th में उतना आपको डिटेल में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया गया कि विलयन की सांद्रता को दिखाना है, मतलब प्रतिशत में दिखाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है। पहले तो द्रव्यमान के आधार पर आप निकाल सकते हैं और दूसरा उसके आयतन के आधार पर भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो विलयन की जो सांद्रता है उसका प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर में रखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लिख देंगे, नीचे विलयन का द्रव्यमान लिख देंगे और गुना क्या कर देंगे, 100। तो इस पर एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। या फिर आयतन में निकालना है तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन गुना 100। तो एक उदाहरण बता रहा हूं तो आपको ये समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में कितना ग्राम विलेय को मिलाया गया है, 40 ग्राम विलेय को मिलाया गया है। मतलब यहाँ विलायक जो घुलाता है वह कितना है आपका, 320 ग्राम, और जो विलेय है जो घुल रहा है, जो चीनी इसमें घुल रहा है वह कितना है आपका, 40 ग्राम है। तो टोटल जो विलयन है वह कितना हो गया, वह हो गया 360 ग्राम हो गया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग विलयन का सांद्रता देखें तो सांद्रता का क्या फॉर्मूला हुआ, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। तो विलेय कितना हो गया, 40 ग्राम
बटा विलियन का द्रव्यमान, तो टोटल विलियन कितना हो गया 360 ग्राम, गुना क्या हो गया 100। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 9 आया, यानी 100/9, तो यहाँ पर 11 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, और ये है 11.1%। तो ये 11.1% जो हुआ आपका, यही क्या हो गया, यहाँ पर विलियन की सांद्रता हो गई। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक मिश्रण को पढ़ लिया है, मिश्रण के बारे में बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है। तो अब यदि मैं बोलूं कि कोई मिश्रण है, उसमें से उसके अवयवों को अलग करना है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। और मैं यदि आपसे बोलूं कि कोई एक डाई है, इंक है, तो इंक में यानी कि स्याही है, तो स्याही किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो क्या आप बता सकते हैं? तो स्याही दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो उसमें होता है पानी, और दूसरा क्या होता है, उसमें होता है आपका डाई। तो डाई और पानी दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा? स्याही का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यह डाई और पानी को जब मिलाएंगे तो यह क्या हुआ, तो यह एक मिश्रण बन गया। तो अब यदि हम लोग इस मिश्रण में से पानी को अलग करें और डाई को अलग करें, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे कि मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर डाई को स्याही से अलग करना। तो इस मिश्रण के घटकों का पृथक्करण में अलग अलग चीज़ों को अलग करना हम लोगों को सिखाया गया है। तो सबसे पहला क्या हो गया कि डाई को स्याही से अलग करना। तो जो डाई है वो पानी में मिलता है तो स्याही बनता है। तो इसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम लोग इसको गर्म करेंगे, और जैसे ही गर्म करेंगे यहाँ पर वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण के द्वारा जो पानी है वह वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर डाई सिर्फ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डाई। तो डाई और पानी ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया। और इसके लिए आप देख सकते हैं ऐसा व्यवस्था लगाया गया है। यहाँ पर यहाँ एक वॉच ग्लास हम लोगों ने लिया है। वॉच ग्लास इस प्रकार का होता है, आपको आपके क्लास में दिखाया जाएगा। इसी वॉच ग्लास में हम लोगों ने स्याही को लिया है, और इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं गर्म कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर बीकर में जल को लेकर उसको गर्म कर रहे हैं। उसके ऊपर इसको रखा है तो हल्का हल्का ये गर्म हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने डाई को स्याही से अलग करना सीखा। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कैसे अलग करेंगे, तो वाष्पीकरण के द्वारा। दूसरा है दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जाता है। तो आपने दूध भी देखा है, और आपने देखा होगा कि दूध से जो क्रीम निकलता है वो किससे निकलता है? दूध से ही। तो क्या दूध को हम लोग छानेंगे तो उससे क्रीम निकल जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। दूध को सिर्फ छानने से उसका क्रीम नहीं निकलेगा, बल्कि यहाँ पर एक नया तकनीक का उपयोग करेंगे, और उसमें हम लोग कहते हैं मथना, यानी कि चर्ण करना। तो यदि दूध को बहुत अच्छे से चर्ण किया जाए, मथा जाए, तो वहाँ पर उसका जो क्रीम है वह अलग हो सकता है। तो यहाँ पर कैसे वह कार्य करता है? तो हम लोग बोलें कि यहाँ अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, और उसके कारण जो क्रीम है वह पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यदि आपको दूध से क्रीम को अलग करना है तो अपकेंद्रीय यंत्र का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि एक परख नली आपने लिया, इस प्रकार से इसमें दूध रख दिया, और इसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है। इस परख नली को क्या किया जाएगा? बहुत तेजी से यंत्र की सहायता से घुमाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो क्रीम है वह ऊपर की ओर आ जाएगा इस तरीके से, और जो दूध है वह नीचे की ओर अलग हो जाएगा। तो दूध अलग हो गया और क्रीम अलग हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको बहुत अच्छे से मथते हैं तो भारी कण नीचे चले जाते हैं और हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। हल्के कण कहाँ चले जाएंगे? ऊपर, और भारी कण कहाँ चले जाएंगे? नीचे। इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है, और इस प्रकार से दूध में से क्रीम क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा
पृथक किया जाता है। अपकेंद्रण, इस प्रकार से अपकेंद्रण लिखेंगे कि अपकेंद्रण के द्वारा इस प्रकार के मिश्रणों को अलग किया जाता है। तो इसका बहुत सारा अनुप्रयोग है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि अपकेंद्रण के द्वारा किन किन मिश्रणों को अलग किया जाता है, तो सबसे पहला तो आप देख सकते हैं कि डेयरी में दूध से क्रीम को अलग किया जाएगा। दूसरा, पैथोलॉजिकल लैब में इसका उपयोग होगा। मान लीजिए कि ब्लड है यानी कि खून है, तो उसके अवयवों को अलग करने के लिए वहां पर उपयोग होगा। और तीसरा, घरों में आपके वॉशिंग मशीन होगा, तो उसमें कपड़े को सुखाने के लिए भी इसी विधि का उपयोग या इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा। अगला आप देख सकते हैं दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। तो दो अघुलनशील द्रव आपने कई बार देखा हो, जैसे कि कभी कभी पानी में तेल मिक्स हो जाता है, तो वो दोनों फिर अलग अलग उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग पृथक्करण कीप का एक उपयोग बताया गया है। या फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो दो अघुलनशील द्रव हैं उनमें उन दोनों का घनत्व क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी एक द्रव का घनत्व ज्यादा होगा और दूसरे द्रव का घनत्व क्या होगा, कम होगा। और इसी के आधार पर जब जिसका घनत्व कम है या ज्यादा है वो एक दूसरे के ऊपर और नीचे जरूर आ जाएंगे यदि उनको सही प्रकार से व्यवस्थित किया जाए तो, और फिर एक को हम लोग दूसरे से पृथक कर सकते हैं। और यहाँ इसी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। जैसे मान लीजिए मिट्टी का तेल है और जल है, इन दोनों ये दोनों मिश्रण बन गए हैं, तो इनको हम लोग आखिर कैसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परत में पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिट्टी के तेल का घनत्व और जल का घनत्व अलग है, जिस कारण से जल मिट्टी के तेल से अलग हो गया, जल नीचे की ओर बैठ गया और मिट्टी का तेल ऊपर की ओर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर एक पृथक्करण कीप जो हम लोगों ने यूज किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले ये मिश्रण था, उसको कुछ देर तक यदि हम लोग छोड़ देंगे तो ये ऊपर नीचे अलग अलग परतों में ये बैठ जाएगा। अब यहाँ पर इसको यदि हम लोग खोलेंगे तो यहाँ से ये जो जल है वह नीचे की ओर आने लगेगा और जल को हम लोग फिर अलग निकाल लेंगे। उसके बाद क्या बचेगा, मिट्टी का तेल, तो उसको भी हम लोग अलग निकाल लेंगे। तो आखिर इसका उपयोग मतलब घनत्व के अनुसार उनको जब पृथक किया जाता है, इसका अनुप्रयोग हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला, यदि तेल और जल का अघुलनशील मिश्रण है तो उसको अलग करने के लिए इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो आपको बताया गया है, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में, इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। तो मान लीजिए कि ये भट्टी है इस प्रकार से और इसमें पिघला हुआ लोहा नीचे की ओर है और स्लैग ऊपर से है, ये धातुमल इसको कह रहे हैं हम लोग, और ये क्या हो गया, पिघला लोहा। तो आप देख सकते हैं ऊपर हो गया धातुमल और नीचे क्या हो गया, पिघला लोहा। तो पिघला लोहा को हम लोग यदि नीचे से निकाल लें और धातुमल, आप जान रहे हैं कि यहाँ इसका घनत्व और इसका घनत्व क्या होगा, अलग अलग होगा, जिससे ये क्या बनेंगे, एक लेयर बना लेंगे, कोई ऊपर रहेगा और कोई नीचे रहेगा। तो धातुमल को हम लोग इस पिघले लोहे से फिर पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये पृथक्करण का एक विधि हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट है कि नमक को अमोनियम क्लोराइड से अलग करना। तो मैंने इसके पहले के चैप्टर में आपको ऊर्ध्वपातन बताया था कि किस प्रकार से कोई ठोस को जब गर्म करेंगे और वह गैस में बदल जाए, ठोस से द्रव अवस्था में नहीं है, सीधे किस में बदल जाए, गैस में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो इसी विधि का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर नमक को अमोनियम क्लोराइड से अलग कर सकते हैं। नमक और अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पर आप देख सकते हैं मिश्रण है, उनको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, जबकि नमक में ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। तो अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन होगा, मतलब वो सीधे गैस अवस्था में आ जाएगा। तो वह जब गैस अवस्था में आ जाएगा तो वह ऊपर उड़ के निकल जाएगा और जो नमक है वो वहीं पर रह जाएगा। यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, नमक। और आप देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर ठोस अवस्था में हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड के यहाँ गैस ऐसे निकलेगा, गैस बन के और ऊपर जमा होते जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड हम लोग को अलग यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। नीचे से हम लोग नमक निकाल लेंगे और ऊपर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड।
तो नेक्स्ट पृथक्करण में आप देख सकते हैं क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों को अलग करना। तो यदि आपके पास काली स्याही है, तो जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए आपके पास काली स्याही है, तो ये इसमें क्या होगा, डाई प्लस पानी। तो पहले प्रयोग में हम लोगों ने देखा था कि डाई और पानी को जब वाष्पीकरण करते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग को देखना कि ये जो डाई है इसमें क्या सिर्फ एक ही रंग का डाई है कि अलग अलग रंग का डाई है। तो मान लीजिए इस डाई में ब्लू हो, ब्लैक हो और मैजेंटा कलर हो, ये तीन कलर का ये मिक्सचर है। मतलब ये जो डाई, हम लोग को डाई देखने में कुछ अलग कलर का लग रहा है, लेकिन ये तीन कलर को मिलाकर बनाया गया है। तो क्या कुछ ऐसा भी तरीका है जिससे इन तीन कलर को भी अलग अलग किया जाए? तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं मेथड वह है क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं होता है, एकदम सिंपल सा मेथड यह है कि मान लीजिए एक छन्नक पत्र है या कागज का एक स्ट्रिप ले लीजिए, उसमें आपको यहाँ पर पेंसिल से एक निशान बना लेना है थोड़ा सा ऊंचाई पर, और यहाँ जो स्याही है उसको यहाँ पर 2-4 बूंद ऐसे पूरा लाइन से आपको लगा देना है। अब इसको क्या करना है, पानी में आपको डाल देना है। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से जो ये पानी है उसको ये डाई अवशोषित करता है, और अवशोषित करके ये पानी कहाँ चढ़ेगा, ऊपर की ओर ऐसे पानी ये चढ़ेगा। तो जब ऊपर की ओर ये पानी चढ़ेगा तो अपने साथ डाई को भी लेकर ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ डाई तो तीन कलर का मिश्रण हो गया, तो डाई में जो ब्लू कलर का पानी में घुलनशीलता है वो हो सकता है कम हो, ब्लैक का ज़्यादा हो, मैजेंटा का और ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से ब्लू वाला यहाँ तक चढ़ेगा, ब्लैक वाला यहाँ तक चढ़ेगा और मैजेंटा वाला यहाँ तक चढ़ेगा। या मान लीजिए कोई और कलर इसमें मिक्स है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको डाई में तीन कलर साफ साफ दिखेगा, मतलब ये जो डाई था वह तीन कलर का मिश्रण था, या फिर कुछ और कलर का मिश्रण है तो वह भी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो हो यह रहा है कि यह जो कलर था, डाई में जो अलग अलग रंग थे उनका जल में घुलनशीलता अलग अलग है, और उस हिसाब से ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं। कुछ कम चढ़ता है, कुछ ज़्यादा चढ़ता है, तो उस हिसाब से डाई के जो कंपोनेंट्स हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्याही हमने उपयोग में लाया था उसमें विलायक के रूप में क्या था, जल था, और विलेय के रूप में क्या था, वह डाई था। और डाई भी जो है विभिन्न रंगों का मिश्रण है। जैसे ही जल छन्नक पत्र के ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, ये जल ऊपर की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाएगा। प्रायः डाई में 2 या 3 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। मैंने बताया यह जो डाई है 2-3 कलर का मिश्रण होगा। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है, और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मतलब डाई में जो रंग है उसका क्या हो जाएगा, पृथक्करण। तो आपको यहाँ पर ब्लू दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, मैजेंटा दिखेगा, सब अलग अलग आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो यदि आपको पूछा जाए कि क्रोमेटोग्राफी में कैसे जो डाई के कलर है वो अलग हो जाते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो घुलनशीलता आप देखेंगे, जिसका घुलनशीलता ज़्यादा है या कम है उस हिसाब से ये यहाँ पर कार्य करता है। तो यहाँ पर जल के अलावा कुछ और तरह के केमिकल का भी उपयोग हम लोग करते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रोमेटोग्राफी। लेकिन इसका हम लोग आगे बहुत अच्छे से अभी उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, पहला हो गया डाई के रंगों को पृथक करना, ये मैंने बताया। दूसरा, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, जो पिगमेंट होते हैं प्राकृतिक रंग में, तो पिगमेंट को उन रंगों से अलग करने में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पत्ती है, तो पत्ती में अलग अलग क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, तो उसको अलग करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करेंगे। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में, तो रक्त से, ब्लड से जो नशीला पदार्थ है उसको भी अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हुए अब देखें कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं।
तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो मिश्रण होता था वो अघुलनशील द्रवों का हम लोगों ने देखा था। तो लेकिन अब हम लोग को देखना है कि यदि दो घुलनशील द्रव हों, जैसे कि मान लीजिए पानी है और उसमें एसीटोन मिला हुआ है, तो जब पानी में एसीटोन मिलाएंगे तो वो एक दूसरे से पूरी तरीके से घुल मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण से अब यदि आपको एसीटोन को अलग करना है, जल को अलग करना है, तो आप आखिर ये कैसे करेंगे? तो इसी के लिए हम लोग को यहाँ पर दो विधियों को पढ़ना है। तो सबसे पहला विधि है आसवन विधि द्वारा। तो ये हम लोग कैसे करते हैं? तो बहुत ही आसान तरीका है। इसको हम लोग यहाँ पर जो मिश्रण है उसको हम लोग गर्म करेंगे। तो मिश्रण को गर्म करने पर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पानी है और एसीटोन है या फिर कोई अन्य द्रव जो कि इस प्रकार से एक दूसरे से मिल गए हैं, तो इनमें से इन दोनों के बीच क्वथनांक का काफी अंतर होता है। क्वथनांक कहने का मतलब है वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जल का क्वथनांक क्या है? बहुत ज्यादा है, जबकि एसीटोन का क्वथनांक क्या है? कम है। तो जब दोनों मिश्रणों को एक साथ गर्म किया जाएगा तो आप देखें कि एसीटोन क्या होगा? जल्द गर्म होगा और वह भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा, जबकि यहां पर आप देखें कि पानी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से जो एसीटोन है वह पहले ही उड़ जाएगा, जबकि जो जल है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। इस कारण से इनके बीच काफी अंतर होगा इनका वाष्प बनने में, और फिर हम लोग यहाँ पर एसीटोन को अलग इसको निकाल सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर आसवन फ्लास्क लिया गया है, यहाँ पर एसीटोन और जल का मिश्रण है। जब इसको गर्म किया गया तो एसीटोन यहाँ से तो उड़ना शुरू हो गया। तो जब एसीटोन यहाँ पर वाष्प बन के उड़ेगा तो इस एसीटोन को इस तरीके से हम लोग यहाँ कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पर इस वाष्प को यहाँ पर हम लोग इसके द्वारा ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम लोग को यहाँ पर एसीटोन प्राप्त हो जाएगा, जबकि जल जो है वह यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इनके बीच क्वथनांक का अंतर क्या है? 25 केल्विन से कम होता है, 25 केल्विन से ज़्यादा होता है। तो जब क्वथनांक 25 केल्विन से ज़्यादा होगा तब फिर आसवन विधि द्वारा इस प्रकार के द्रवों को हम लोग पृथक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर यह समझना है कि जब दो या दो से अधिक द्रव एक दूसरे से घुले हुए हैं, मतलब कि उनमें वे घुलनशील द्रव हैं, दो या दो से अधिक द्रव एक दूसरे से घुले हुए हैं, तो फिर उन द्रवों को कैसे हम लोग पृथक करेंगे? और वहां पर एक और बात आपको ध्यान रखना होगा कि उनका जो क्वथनांक का अंतर है वह 25 केल्विन से कम होगा, तब उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे? तो वहां पर एक नया विधि उपयोग करेंगे और वह है प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग कब करेंगे? जब दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण है और उनके क्वथनांक का अंतर क्या है? 25 केल्विन से कम है, तब हम लोग प्रभाजी आसवन विधि द्वारा उनके अवयवों को अलग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं वायु से जो अलग अलग प्रकार के गैस हैं उनको हम लोग कैसे अलग करते हैं? तो उसको हम लोग प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल होता है, उसमें से जो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, उन सबको कैसे आखिर हम लोग अलग करते हैं? तो वह भी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पाद से घटकों का पृथक्करण भी हम लोग कैसे करते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो अभी हम लोगों ने आसवन विधि के उपकरण को देखा था, तो अब हम लोग प्रभाजी आसवन के उपकरण को देखेंगे। तो जो प्रभाजी आसवन का उपकरण है वह भी आसवन विधि, जो आसवन विधि में उपकरण यूज किया था वैसा ही होता है, सिर्फ इसमें ये अंतर होता है कि इसमें प्रभाजी कॉलम या प्रभाजी स्तंभ लगाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि का जो उपकरण है उसमें क्या अंतर होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ प्रभाजी कॉलम या प्रभाजी स्तंभ का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर यह शीशे का आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनाया गया है, जिसमें शीशा का छोटा छोटा टुकड़ा डाला रहेगा, जो कि क्या करेगा, यदि ये दो या दो से अधिक यहाँ गैसों के मिश्रण होंगे तो उनको ठंडा करने के लिए सतह यहाँ पर ये प्रदान करता है। तो अभी हम लोगों ने प्रभाजी आसवन विधि को पढ़ा, तो अब हम लोग देखते हैं कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो वायु है, आप देख रहे हैं हमारे अगल बगल जो वायु है, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। तो आखिर इन विभिन्न गैसों को हम लोग कैसे अलग अलग कर सकते हैं, कैसे इन्हें प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ हम लोग को इसका उत्तर में लिखना है कि इसे हम लोग प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपको एग्जामिनेशन में स्टेप्स लिखने को आएंगे तो आप इस प्रकार से इसके स्टेप्स को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यह वायु किस रूप में है? गैस के रूप में है। तो मैंने आपको बताया था कि गैस को द्रव के रूप में कैसे लाया जा सकता है। तो दो तरीका है, उसका दाब को बढ़ाकर और तापमान को कम करके। यदि दाब को बढ़ाया जाए और तापमान को कम किया जाए तो जो ये वायु है या फिर बोले जो गैस है वह द्रव के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले जो वायु है उसका दाब बढ़ाकर तथा तापमान को कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करेंगे, जिससे वह क्या हो जाएगा? द्रवित रूप में आ जाएगा। तो वायु कैसा फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। और उसके बाद वो किस रूप में आ गया? द्रवित रूप में आ गया, मतलब ये द्रव बन गया। तो जब ये द्रव बन गया तो विभिन्न गैसों का, विभिन्न प्रकार का यह जो गैस है उसका मिश्रण है। मतलब गैस यहाँ वर्ड यह मैं बोल रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार के जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनका ये मिश्रण है। यह जो द्रव है इनका मिश्रण है। तो फिर इनको इससे कैसे अलग करेंगे? तो क्या आप बता सकते हैं कि कैसे अलग करेंगे? तो प्रभाजी आसवन के विधि के द्वारा इसको हम लोग अलग करेंगे। तो प्रभाजी आसवन कॉलम में यहाँ पर इसको डालेंगे और धीरे धीरे गर्म करेंगे। तो क्वथनांक के अनुसार, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग इनका क्वथनांक होगा, जिसके अनुसार इनको फिर अलग अलग कर लिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना है? -183 डिग्री सेल्सियस। आर्गन का है -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेल्सियस। और जब इनको हम लोग आसवन कॉलम में डालेंगे तो अलग अलग ऊंचाई पर ये प्राप्त होंगे और फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। तो ये पूरे पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो पृथक्करण में लास्ट टॉपिक देख सकते हैं आप, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त करना। तो यह विधि कहलाता है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम लोग कोई अशुद्ध नमूना है उससे शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं, फिटकरी प्राप्त कर सकते हैं, नमक को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि क्रिस्टल क्या है। तो आपने नमक को देखा होगा, तो नमक का एक विशेष आकृति होता है। चीनी देखा होगा, चीनी का विशेष आकृति होता है। फिटकरी देखा होगा, मिश्री देखा होगा, उसका एक विशेष आकृति होता है। तो क्या जो चीनी है वह नमक से अलग होता है या नहीं होता है? तो इसका उत्तर है कि जो चीनी है वह नमक से अलग होता है, क्योंकि जो चीनी का शेप साइज होता है वह उसका क्रिस्टल कहलाता है और वह नमक से बहुत ही अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको आपके हाथ में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दे दिया जाए तो वह भी काफ़ी नमक से अलग होगा, काफ़ी क्या, एकदम अलग होगा। तो जिस शेप साइज जैसा वो रहता है वही उसका क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है। यानी कि जो नमक है वह विशेष रूप से क्रिस्टल में प्राप्त होगा। आपने काला नमक देखा होगा, वो अलग रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। तो इनमें यदि मान लीजिए कुछ अशुद्धि है, ये क्या है? ठोस है। तो इस ठोस पदार्थ को हम लोग को यदि शुद्ध करना है तो आखिर इसको कैसे शुद्ध करेंगे? तो इसके लिए विधि हम लोग करेंगे क्रिस्टलीकरण। तो मैं इसको सिखा रहा हूँ, बहुत आसान है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस ठोस में से गंदगी को कैसे निकालते हैं, उसको शुद्ध कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कॉपर सल्फेट लेंगे, वैसा कॉपर सल्फेट जिसमें अशुद्धि हो, और उसको इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन में ले लेंगे। जब कॉपर सल्फेट को आप यहाँ पर लेंगे तो इसको क्या करना है? आपको इसमें पानी डालना और इसको अच्छे तरीके से घुला लेना है। तो पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से घुला लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इसको हम लोग छान लेंगे और छानने के बाद इसको थोड़ा गर्म करके इस घोल को हम लोग क्या करेंगे? संतृप्त बनाएंगे। और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ जो ये घोल बन गया है इस प्रकार से, ये कॉपर सल्फेट का विलयन ही समझ लीजिए आप, इस प्रकार से बन गया है। इसको फिर कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे और आप जैसे इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो ये जो कॉपर सल्फेट है स्वयं से ही वो क्रिस्टल का रूप ले लेगा और इस प्रकार से उसकी अशुद्धियां यही रह जाएंगी और वहां पर आपको क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि पहले जो कॉपर सल्फेट था और अब जो नया कॉपर सल्फेट प्राप्त हुआ वह शुद्ध होगा, मतलब उसकी अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। तो यह विधि क्या हो गया? क्रिस्टलीकरण। तो आपको क्या प्राप्त हुआ? शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। तो यह ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए किया जा रहा उपयोग। अच्छा, इसका अनुप्रयोग क्रिस्टलीकरण का क्या क्या है? तो जैसा पहला तो आपने देख लिया ये। दूसरा, नमक को प्राप्त करने के लिए नमक का क्रिस्टल, शुद्ध नमक का क्रिस्टल हम लोग ऐसे प्राप्त करते हैं। जो अशुद्ध नमूना है उसमें से शुद्ध फिटकिरी को हम लोग फिर ऐसे प्राप्त करते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो टॉपिक था मिश्रण के घटकों का पृथक्करण वो समाप्त होता है। तो हम लोग का अब एक लास्ट टॉपिक बच गया जो कि है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। भौतिक परिवर्तन जैसे कि आप देख लीजिए ये कागज है, इस कागज को हम लोगों ने, ये कागज है, इस कागज को इस प्रकार से शेप दे दिया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। इसको इस प्रकार से शेप दे दिया तो भी क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से इसको चमोड़ दिया तो भी क्या बोलेंगे, इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो आखिर भौतिक परिवर्तन इसको क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वापस से ये हम लोगों के पास कागज ही है। मतलब समझिए कि यहाँ जो रसायन है, इस कागज में जो रसायन है उसमें कोई भी परिवर्तन यदि नहीं हुआ है, नए रसायन का निर्माण नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। लेकिन यदि मैं इस कागज को जला दूं तो यहाँ पर यह कागज फिर कागज नहीं रह जाएगा, वह नया चीज बन जाएगा। तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या हो गया, जिसमें जो उस पदार्थ में जो रसायन है वह नहीं बदल रहा है, और जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये पहला हो गया। अब इसको और अच्छे से यदि हम लोग समझेंगे तो मान लीजिए आपके पास चूना पत्थर है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इस चूना पत्थर को हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए कि यही चूना पत्थर है, इसको क्या करना है, आपको हथौड़ी से फोड़ देना है। तो यदि हथौड़ी से आपने फोड़ दिया, इतना बड़ा चूना पत्थर था, हथौड़ी से आपने फोड़ दिया तो आपके पास छोटा छोटा इस प्रकार से टुकड़ा मिला। तो यदि मैं बोलूं कि ये टुकड़ा भी क्या है, तो ये भी चूना पत्थर ही है। इसका मतलब पहले भी ये चूना पत्थर था, अभी भी ये क्या है, चूना पत्थर ही है। अब मैं क्या करूं, इसको एकदम चूरा बना दूं, चूर 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 इसको कर दूं, तो मैं पूछूं कि ये क्या है, तो ये भी कैल्शियम ऑक्साइड ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले रसायन था यहाँ, वह रसायन यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ है, और इस कारण से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन अब मैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें मैं पानी मिला दूं तो ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड था उसमें जैसे ही मैंने बनाया, पानी मिलाया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, चूना पानी बन गया। तो अब यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका उत्तर है कि ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पहले था ये चूना पत्थर और ये अब चूना पानी में बदल गया। तो इसका मतलब यहाँ पर नए रसायन का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसी को हम लोग नया तरीका से भी कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग, रासायनिक यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है मतलब नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, मतलब यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर आप भौतिक प्रक्रिया परिवर्तन में एक चीज और याद रख सकते हैं कि इसको वापस से पीछे की ओर ले जाया जा सकता है, रिवर्सेबल हो सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन कोई जरूरी नहीं, जो नया पदार्थ बना उससे वापस पुराना पदार्थ मिले, ये संभव हमेशा नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह है भौतिक परिवर्तन और ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।